एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी हिस्ट्री की बुक यानी कि आवर पास्ट की जो बुक है उसी से आपकी वर्कशीट आई है। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 30 है और इसकी डेट है 24 नवंबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। आज हम आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। यानी कि जिस तरीके से भारत आज़ाद हुआ है उसके पीछे बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट जो हैं वो हुए थे। ठीक है, तो उन मूवमेंट को जो एक स्पार्क मिलता है, जो उनका जो बॉर्न हुआ, मतलब वो कैसे स्टार्ट हुए, उसके लिए लोगों को अंदर जो एक विल पावर होती है, जो जोश होता है, जो एक पावर आई, वो कहाँ से आई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रू आउट द प्रीवियस वर्कशीट वी आर well aware that the revolt of 1857 thought started by the sepoy of the company, but very soon it engulfed all the section of the society। देखो, पहले की वर्कशीट में हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में बेसिकली पढ़ चुके हैं कि ये एक तरीके से सिपाही जो थे उनका विद्रोह था। ठीक है, विद्रोह मतलब लड़ाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन बाद में हमें पता है कि ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी नहीं थी, मतलब सिपाहियों का नहीं था, इसमें सोसाइटी के ओवरऑल हर सेक्शन ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, छोटे से छोटे लैंडलेस लेबर ने, किसानों ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े जमींदारों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, now they are become aware that British were exercising control over the resources and lives of people of India, and until this control was ended, India could not be for Indians। तो मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद लोगों को इतना समझ में आ गया था कि ये जो अंग्रेज आए हैं ना, ये हमारा फ़ायदा करने नहीं आए हैं बल्कि हमारे को लूटने आए हैं। ठीक है, हमारे संसाधन जो हैं, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हड़पने आए हैं। तो अब इंडियंस के मन में ये बात आ गई थी कि हमारे को किसी भी तरीके से अपने इंडिया के लोगों को जो है आज़ाद करवाना है, तभी हम एक्चुअल इंडियंस जो हैं वो बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए दिस कंसियसनेस बिगिन टू बी क्लियरली स्टार्टेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो देखो, अब लोगों के अंदर जब ये भावना आ रही थी कि हमें इंडिया को आज़ाद करना है, तो लोगों ने अपनी छोटी छोटी एसोसिएशंस, छोटी छोटी पार्टियां बनानी स्टार्ट की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ पार्टीज़ के नाम दिए हैं, नेम एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं, और कब वो लोग, किस ईयर में वो लोग फॉर्म हुए थे, मतलब वो लोग क्या, मतलब एसोसिएशन कब बनाए गए थे, और कौन कौन मेंबर था, कौन लीड करता था, कौन कौन मेन मेंबर थे उन एसोसिएशंस के, उनके बारे में बताया है। तो पूना सार्वजनिक सभा जो थी उसके लिए महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी माने जाते हैं। और सबसे पहले ही ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा है इंडियन रिसोर्सेज का, वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर इनके बाद दादा भाई नौरोजी आए थे। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने जो है इंडिया की पर कैपिटा इनकम को जो है फाइंड आउट किया था। ओके, एस चिपलंकर और गणेश विष्णु जोशी। तो ये सब आपको जो है लर्न करना है, चीज़ें याद करनी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके कभी पेपर होते हैं तो आपके टिक मार्क के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हु लीड द इंडियन एसोसिएशंस। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ही। ओके, द मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाई गई थी, कांग्रेस के बनने से सिर्फ 1 साल पहले। जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू, ये आपकी साउथ की है। ठीक है, नाम है ना मद्रास, ये बॉम्बे साइड की है। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस, तो ये आपकी 1885 में बनाई गई थी। ठीक है, ये आपकी जो है फिरोज शाह मेहता जो थे उन्होंने बनाई थी। केटीटी तेलंगा और बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने बनाई थी। बदरुद्दीन तैयब जी तो बहुत बड़े आगे जाके लीडर भी बनते हैं कांग्रेस के। ओके, फिर आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म जो है वो 1885 में होता है, और इसको सबसे पहले बनाने वाले कौन थे, एक अंग्रेज अफसर थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। यहाँ पे A और O की फुल फॉर्म है ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और E.D. वाचा। ओके, यहाँ पर बता रहा है आपको कुछ जो लॉ यहाँ पे एक्ट पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। थ्रो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री बट देयर गोल्स वर सेट अप फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो, जहाँ पे मैंने आपको एसोसिएशन के नाम बताए, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में थे, कुछ साउथ में थे, कुछ नॉर्थ में थे, कुछ सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट में थे, लेकिन इसने ओवरऑल पूरी कंट्री की बात की और सभी लोगों के लिए जो है एक गोल डिसाइड किया कि हमारे एसोसिएशन जो है उसका काम ये करना है। तो मतलब वो लोग सिर्फ इस स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं थे या स्पेसिफिक किसी और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं थे, बल्कि वो जनरली सब इंडियंस के लिए थे। ओके,
दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन। उनका मानना था कि भारत के लोगों को खुद इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इतना जो है एम्पावर्ड करना चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीजन अपने आप से ले सकें। अलॉन्ग विद दिस थ्रू दिस सेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूलर इंटेंसिफाइड इन 1870s एंड 1880s ड्यू टू सम हार्श लॉ। अब देखो फिर कुछ ये जब इतना कुछ हो रहा था, अलग अलग एसोसिएशन बन रही थी, तो इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ 3 लॉज, 3 क्या मतलब काफ़ी सारे लॉ बनाए थे, जिसमें से हम 3 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। द आर्म एक्ट आपका पहला है, ठीक है। ये जो द आर्म एक्ट है ये 1878 में पास किया गया था, और ये लॉ क्या करता था, डिसअलाउइंग द इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म। मतलब इसने क्या करा था कि इंडियंस के पास किसी भी तरीके का कोई हथियार या औजार नहीं होगा, बंदूक हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, गन हो गई, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों के पास होगा। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ये, ओके। फिर आपका आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाके लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, ओके। द पोजेस्ड इन 1878, मतलब इसको 1878 में लाया गया था। अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ दे प्रिंट एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। मतलब इसका मतलब ये है कि इसने उन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउसेस की संपत्तियों को जब्त कर लेने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी चीज़ जो है पब्लिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर है आपका इल्बर्ट बिल, तो ये जो है 1883 में पास हुआ था। क्या हुआ था ना, दिस बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पीपल्स बाय द इंडियन जज। मतलब इसमें था कि चाहे इंडियंस हो और चाहे ब्रिटिशर्स हो, सबको चाहे इंडियन हो और चाहे ब्रिटिश हो, दोनों के दोनों ही लोग जज बन सकते हैं। तो इंडिया वाले तो खुश थे कि भाई अच्छा है, भाई हमारे इंडियंस को भी आगे आने का मौका मिलेगा, वो भी जज बनेंगे। हाउ एवर वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ दिस बिल। वाइट अपोजिशन मतलब ब्रिटेन के लोगों ने अपोज करा इस बिल का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अब क्या कोई एक इंडियन जज हम अंग्रेजों के लिए सज़ा डिसाइड करेगा, मतलब हमारे ऊपर फैसले लेगा। तो उन्होंने इस बिल का बहुत विरोध किया, तो आगे जाके इस बिल को विड्रॉल कर लिया जाता है, ठीक है। दिस enraged the Indians which highlighted the racial attitude of British in India। तो एक तरीके से इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेशियल एटीट्यूड को दिखाता है कि किस तरीके से वो लोग बहुत ही भेदभाव पूर्वक व्यवहार करा करते थे इंडियंस के साथ, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे जिनके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। हियर द टर्म सार्वजनिक मीन्स ऑल नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सभी लोग। और मैंने आपको बताया ना कि जितने भी एसोसिएशन बनाए गए थे ये कोई स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं थे, बल्कि ओवरऑल पूरे इंडियन के लोगों के लिए बात करता था ये सारे जितने भी एसोसिएशन थे, ठीक है। तो सार्वजनिक का मतलब होता है नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया, ओके। हाउ डिड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियंस। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसने इंडियंस को कैसे अफेक्ट किया। तो इट प्रोड्यूस्ड resentment among Indians which become one of the catalyst giving rise to Indian growing independence movement। मतलब इसने इंडियंस के मन में इतनी करवाहट बढ़ दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कि उनके मन में एक चेतना आ गई थी कि अब हमें आज़ाद होना है, ठीक है। व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल, वाई दिस वॉज विड्रॉल। तो ये क्या था मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस बिल सॉट टू क्रिएट पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब ये एक पॉलिटिकल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था। बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस, मतलब इंडियन जज को सभी अधिकार देके विद द पावर टू ट्राई यूरोपियंस और ब्रिटिश सिटीजन रेजिडिंग इन इंडिया। मतलब उनके ऊपर भी ये कोई भी नियम जो है कोई भी फैसला दे सकते हैं ब्रिटिशों के ऊपर। दिस बिल वॉज वेहेमेंटली अपोज बाय द यूरोपियंस, लेकिन इसको ब्रिटिश लोगों ने पूरी तरीके से जो है विरोध किया इसका। दे डिड नॉट वांटेड टू बी ट्राइड ऑन इंडियन जज। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उन अंग्रेज गोरे लोगों के ऊपर कोई गवार भारतीय उनका फैसला ले, ठीक है। इंडियंस को तो वो गवार समझते थे क्योंकि हैंस मतलब इसलिए दिस बिल वाज विड्रॉल, इसलिए इस बिल को वापस ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द अबव 3 लॉ वुड हैव इम्पैक्ट द इंडियंस मोस्ट। तो आपने जो मैंने आपको 3 जो भी हैं लॉ पढ़ाए उसमें से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन से लॉ ने इंडिया को अफेक्ट किया होगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आंसर दिया है कि एज पर माई ओपिनियन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पैक्ट द इंडियंस मोस्ट बिकॉज दिस बिल अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब क्योंकि ये बिल क्या करता था ना कि जो भी न्यूज़पेपर वाले अंग्रेजी सरकार के विरोध में कुछ भी चीज़ छाप रहे हैं तो उसको ये लोग उस कंपनी का
एंड जो पब्लिशिंग हाउस है उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जो है हड़प लेते थे और मशीन को जो कंपनी थी उसको बंद कर देते थे। इट जनरेटेड हॉस्टिलिटी अमंग इंडियंस, इससे इंडियंस के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा की भावना है कि ये लोग बड़े गंदे लोग हैं, ठीक है। और इस चीज़ से क्या हुआ, इंडियंस ग्रोइंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, तो लोगों को अपने मन में एक चेतना है कि हमें भी अब आज़ाद होना है, क्योंकि बहुत सुन लिया हमने अंग्रेजों का। तो उनके अंदर एक क्या आती है, स्ट्रगल करने की जो है पावर आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, का सारे लॉ समझ में आए होंगे और ये क्यों लाए गए, कौन कौन से लॉ थे, कैसे लाए गए, कब लाए गए, कैसे इनको वापस लिया भी गया, विड्रॉल के रीज़न क्या थे, सब कुछ हमने बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे भी बता देना, थोड़ा सा कष्ट कर लेना आप, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।